देखो, अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कैपिलरी राइज। ये होता है जैसे कि पौधे होते हैं, तो पौधों में क्या होता है, पानी नीचे होता है, पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि बहुत पतले क्रॉस सेक्शन की क्या होती हैं, अरे पौधों के अंदर नसें होती हैं उनकी, मान लो उनका क्रॉस सेक्शन इतना कम होता है ना। वेस्कुलर बंडल। हाँ, जो भी होता है उसके थ्रू पानी ऊपर चला जाता है, और बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन जाता है। अगर पानी में सरफेस टेंशन ना हो, ठीक है, तो पौधे सूख जाएंगे। तो सरफेस टेंशन की वजह से वो पानी क्या करता है, राइज करता है ऊपर को और उन पत्तियों तक जाता है, जो कि वहां पे फूड बनाते हैं और यूज होता है। तो हम उसी की स्टडी कर रहे हैं, कैपिलरी राइज। इसलिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रॉस सेक्शन कम से कम होगा। अगर क्रॉस सेक्शन कम से कम होगा तो पानी का राइज तुम्हें विजिबल होगा, दिखाई देगा। लेकिन क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा हो गया तो पानी का राइज होगा होगा तो, बट इतना कम होगा कि तुमको लगेगा ही नहीं कि पानी उसमें राइज कर रहा है। इसलिए तुम कोई भी सिलिंडर पाइप लो और उसको पानी में डाल दो। तो ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन ये जो पानी होता है वो क्या करता है, इसमें राइज करता है, वाटर राइज करता है। और तुम्हें ऐसे दिखेगा भी कि वाटर यहां तक राइज हो चुका है। इसी को बोलते हैं कैपिलरी राइज। तो इसमें एक टर्म्स आता है, कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल, तो कॉन्टैक्ट एंगल होता है थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पानी का फ्री सरफेस है ना, लिक्विड का जो फ्री सरफेस है, लिक्विड का फ्री सरफेस, वो इस ग्लास के प्लेट के साथ, या जो मटेरियल है उसके साथ जो एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और मटेरियल जिसके साथ वो फ्री सरफेस लगा हुआ, लिक्विड लगा हुआ, तो मटेरियल और फ्री सरफेस के बीच का एंगल, दिस इज नोन एज कॉन्टैक्ट एंगल। तो लिखो इसका डिफिनेशन कॉन्टैक्ट एंगल का, एंगल बिटवीन free surface of liquid, angle between free surface of liquid and material surface is known as contact angle, is known as contact angle। ठीक है, एक सेकेंड इसको और क्लियर करना पड़ेगा। एंगल बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड मटेरियल थ्रू लिक्विड, इसमें अलग से थ्रू लिक्विड, लिक्विड के अंदर से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। ये भी तो एंगल है भाई, ये फ्री सरफेस है, ये मटेरियल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, बट नीचे वाले को बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, क्योंकि लिक्विड के अंदर से होके जाता है। फिर डिफाइन करो, एंगल बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टू मटेरियल सरफेस थ्रू लिक्विड, इज नोन एज कॉन्टैक्ट एंगल। अब देखो, अब इस कॉन्टैक्ट एंगल पे कुछ बातें करेंगे। जैसे देखो, दो तरह के फोर्स होते हैं, एक एडहेसिव एक कोहेसिव। कोहेसिव फोर्सेस होते हैं जो अपने मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। एडहेसिव फोर्सेस होते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल के साथ फोर्स एक्सेप्ट करता है, उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो लिखो तो इस साइड को, कोहेसिव फोर्स इज फोर्स बिटवीन, cohesive force is a force between same molecules, while adhesive force is a force between two types of molecules, two different molecules, two different molecules। अब देखना, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। cohesive कोहेसिव। force cohesive force is force between same type of molecules, same type of molecules, while adhesive force is a force between two different type of molecules, two different type of molecules। ठीक है, अब एक चीज देखना, यहां पे एक कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं इस तरीके से। ऐसे
इस तरीके से दिख रहा है। ये वाला एंगल थीटा है यहाँ पे, ये लिक्विड है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक और चीज है। सपोज करो, अभी मैं समझा दूंगा। अगर मान लो पानी इसमें है और एक सिलेंडर को तुम इसमें रखे हो, तो क्या होता है कि जो पानी के पार्टिकल्स है ना, इसको ये जो मटेरियल है, मटेरियल वो ये मटेरियल के पार्टिकल इस पार्टिकल के ऊपर खींचते हैं, तो एडहेसिव फोर्सेस लगाते हैं। तो अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, और कोहेसिव फोर्स क्या होगा, यहाँ किस किनारे के जो मॉलिक्यूल है उसको ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, अपने अंदर खींचेंगे, और जो मटेरियल के पार्टिकल को मान लो ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींच रहा है। तो अगर ये वाला फोर्स इस एडहेसिव से ज्यादा हो रहा है, सॉरी कोहेसिव ज्यादा हो रहा है, ये एडहेसिव है कोहेसिव है, अगर एडहेसिव का फोर्स कोहेसिव ज्यादा हुआ तो ये मॉलिक्यूल को ऊपर खींचेगा, तो फिर सरफेस ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा बन गया, तो ये एंगल एक्यूट एंगल है। देखो ये एंगल ना, ये एंगल एक्यूट एंगल है, 90 से कम है ना। तो इसको हम बोलते हैं, अगर थीटा इज एक्यूट, अगर थीटा एक्यूट है, तो जो एडहेसिव फोर्स होता है दिस इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव से ज्यादा होता है इस तरह केसेस में। एक और, मान लो लिक्विड का सरफेस ऐसा है और ये लिक्विड है, ऐसा है। अब इसमें कोई पूछे कांटेक्ट एंगल कौन सा है, भाई ये तो मटेरियल है और ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, लिक्विड का फ्री सरफेस है मटेरियल, एक एंगल बना, एक एंगल बना। तो कोई पूछे कांटेक्ट एंगल क्या है, ये कांटेक्ट एंगल, तो लिक्विड का फ्री सरफेस और मटेरियल के बीच का एंगल जो लिक्विड के अंदर से जाए, दिस इज थीटा। तो ये जो थीटा है ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। तो ऑब्ट्यूस एंगल जब होता है, तो ये तब होता है जब एडहेसिव कोहेसिव से कम होता है, तब ऐसा होता है। तीसरा एग्जांपल, सपोज एक सरफेस इस तरीके से, इसके ऊपर तुमने लिक्विड डाल दिया, वाटर डाला, वाटर, तो वाटर ना कुछ इस तरीके से हो जाता है, वाटर ऐसे आता है, ऐसे बन जाता है, ये वाटर, ये वाटर। तो अगर ये वाटर है, अच्छा यहां पे भी ये वाटर था, यहां पे मरकरी है, मरकरी का शेप ऐसे होता है, वाटर शेप ऐसे रहता है, तो वाटर। तो इसमें देखो कांटेक्ट एंगल चेक करेंगे, कांटेक्ट एंगल क्या है, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है और ये मटेरियल है, मटेरियल। तो दिस एंगल इज, ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये कांटेक्ट एंगल होगा, दिस इज थीटा, ये कांटेक्ट एंगल होगा। और ये एक्यूट एंगल है, देखो एक्यूट एंगल है, तो यहां पे थीटा इज एक्यूट। इसमें भी क्या होगा, एडहेसिव कोहेसिव से ज्यादा होगा। अच्छा एक और चीज, फोर्थ पॉइंट, मान लो इसी के ऊपर तुमने रख दिया मरकरी, तो मरकरी का सरफेस ऐसा हो जाता है, इस तरीके से ऐसे बनता है, ये मरकरी है। अब इसमें ये जो है ना, ये फ्री सरफेस है मरकरी का और ये मटेरियल का सरफेस है, तो दिस एंगल इज, लिक्विड के अंदर जाता है उसको बोलते हैं क्या, कांटेक्ट एंगल, या थीटा इज ऑब्ट्यूस। यहां पे क्या होता है, जो एडहेसिव होता है, नहीं ये तो गलत लिख दिया ना, एडहेसिव कोहेसिव से ज्यादा होगा, यहाँ पे एडहेसिव कोहेसिव से ज्यादा होता है, यहाँ पे एडहेसिव कम हो जाएगा कोहेसिव से, यहाँ पे कोहेसिव ज्यादा है। अब इसमें कुछ टर्म्स है जो अलग से तुम ध्यान रखोगे कि इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट तो क्या क्या पॉसिबल है, थीटा एक्यूट है मतलब एडहेसिव ज्यादा है,
एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, ये होल्ड करेगा। दूसरा, इसमें हम लोग बोलते हैं कि वेटिंग हो गई, वेटिंग, वेटिंग मतलब भीग जाना, सरफेस को वेट कर दिया भाई। देखो थीटा एक्यूट है तो सरफेस को वेट कर दिया, क्यों? क्योंकि ज्यादा एरिया में फैल गया, ज्यादा एरिया में फैल जाता है। और जब एंगल ऑब्ट्यूस बनता है, ऑब्ट्यूस बनता है तो यहाँ पे कम एरिया में फैलता है, कम एरिया में, कहते हैं कि नॉन वेटिंग है। थीटा ऑब्ट्यूस पे नॉन वेटिंग होती है और थीटा एक्यूट पे वेटिंग होती है, वेटिंग होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम इतनी चीज ध्यान रखेंगे, तो अलग से तुम मेंशन कर लोगे। फिर अगला कि इफ थीटा इज ऑब्ट्यूस, इज ऑब्ट्यूस, तो पहला क्या होगा, एडहेसिव अब की बार कम हो जाएगा, कोहेसिव ज्यादा होगा तो अंदर ही खींच लेगा मॉलिक्यूल्स को, इसको बोलते हैं नॉन वेटिंग, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो कॉन्टैक्ट एंगल समझ गए हम। इसके बाद बात करेंगे थोड़ा कैपिलरी राइज पे कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। कैपिलरी राइज पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इस तरीके से। इसमें क्या होता है, मान लो एक फ्लास्क में पानी भरा पड़ा है, और तो इसमें क्या होता है, सुनो, होता है कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स की राइज की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको कौन कौन से मॉलिक्यूल खींच रहे, देखना। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये भी खींचेंगे, यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको इधर के सारे मॉलिक्यूल्स खींचेंगे। तो रिजल्टेंट किस में आएगा, एकदम बीच में आएगा, बीच में, ये बीच में आएगा। ये एंगल 45, ये भी एंगल 45 होगा सिमेट्री से। तो ये कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव। और इस मॉलिक्यूल्स को, ये जो मटेरियल है ये भी तो खींचेगा ऊपर की ओर, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्स से, FAD। तो एकदम सरफेस पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको मटेरियल के पार्टिकल ऊपर खींचेंगे और वाटर के पार्टिकल नीचे खींचेंगे। तो होता ये है कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है, दिस इज थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा, बीच में आ रहा है ना। एक काम करते हैं, इसको ना मैग्नीफाइंग करते हैं, तो FAD बनाओगे तो ऐसे बनेगा, एडहेसिव फोर्स ऐसे दिखाओगे FAD, और कोहेसिव फोर्स को तुम ऐसे दिखाओगे, और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। अब अगर एडहेसिव फोर्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन F कोहेसिव का cos 45 डिग्री, अगर इसका इस कंपोनेंट से अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो ये लिक्विड ऊपर को राइज करेगी। दिस मीन्स FAD इज ग्रेटर देन F कोहेसिव का √2। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो कैपिलरी में वाटर राइज करेगा। अगर ये कंडीशन है एडहेसिव कोहेसिव का √2 से ज्यादा है तो ये वाटर का पार्टिकल ऊपर जाएंगे, तो फिर राइज होगा, कैसे बनेगा, इसमें कैपिलरी राइज होगा, कैपिलरी राइज होगा। सिमिलरली अगर इसका उल्टा हो गया कि अगर F एडहेसिव इज लेस देन कोहेसिव का √2, इससे कम हो गया, तो कैपिलरी डीप होगी, नीचे जाएगी, उसमें वाटर नीचे जाएगा, मतलब इस लेवल से भी नीचे चला जाएगा। इसे हम बोलेंगे कैपिलरी डीप होगी। कैपिलरी डीप, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब कैपिलरी राइज को हम लोग सीखेंगे। कैपिलरी राइज का पहला केस है इन सिलिंड्रिकल कैपिलरी। डिफॉल्ट केस पे सिलिंडर ही मानते हैं,
कैपिलरी, सिलिंडर कैपिलरी स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें मैंने फिर उसे ही बना लिया। ऐसे दिखाया, और इसमें वाटर ऊपर को राइज किया तो ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। ये हाइट जो है h के बराबर है कैपिलरी में, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है, रेडियस वो r के बराबर है, रेडियस r के बराबर है। वाटर h हाइट तक राइज किया, रेडियस r के बराबर है, सरफेस टेंशन T है। तो अब लगाएंगे फॉर्मूला इस पे, जो फर्स्ट प्रूफ है इसका। यहां का प्रेशर क्या आएगा, पी नॉट है, तो यहाँ का भी क्या होगा, पी नॉट। सेम लेवल प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट, तो यहाँ का भी पी नॉट, लिखोगे पी नॉट। ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटेगा ना, यहां तक घटेगा, कितना, -h रो इंटू जी। और ये सरफेस है ना, तो इस सरफेस के ऊपर देखो, अगर सरफेस ऐसा है, फ्री सरफेस लिक्विड का ऐसा है, तो कॉन्केविटी ऊपर को रहा है ना, तो ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अगर सरफेस ऐसा है तो पूछे यहाँ का प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में कौन ज्यादा होगा, यहाँ का, कॉन्केविटी ऊपर है, और कितना ज्यादा होगा, तो 2T/r। क्यों, ये स्फेरिकल सरफेस है भाई, सिलिंडर कैपिलरी होगी। अगर सिलिंडर कैपिलरी होगी ऐसे, ऐसे सिलिंडर कैपिलरी है, तो जो वाटर राइज करेगा सरफेस पे, वो इधर से भी किनारे से ऊपर चढ़ जाएगा, इधर से भी ऊपर, इधर से भी ऊपर। अगर चारों तरफ से ऊपर चढ़ेगा सरफेस पे, तो सरफेस तुमको ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, मतलब ऐसा, ये एक स्फीयर का सरफेस नजर आएगा, स्फीयर का। अगर ये सिलिंडर कैपिलरी है, कल्पना करके देखो, अगर ये सिलिंडर कैपिलरी है, सिलिंडर कैपिलरी है, तो जो पानी का राइज होगा वो इस, ये जो बॉटम पॉइंट है ना, ये जो बॉटम पॉइंट दिख रहा है, बॉटम पॉइंट, इससे इधर जितना राइज किया, इधर जितना राइज किया, सब बराबर आएगा, और चारों तरफ बराबर आएगा। इस सिलेंडर के अंदर इसके इधर, इधर राइज, फिर इधर राइज, फिर इधर राइज, फिर इधर राइज, फिर इधर राइज, ये सब बराबर आएंगे। तो कल्पना करके देखो, तुमको ऐसा दिखेगा, ऐसा सरफेस नजर आएगा, मतलब वो भी स्फीयर का ही पार्ट नजर आएगा। और स्फीयर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि कैपिलरी सिलिंडर है, तभी स्फीयर नजर आ रहा है। तो उस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आ रहा है, मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। तो क्या लिखोगे, ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो कितना, 2T/R इंक्रीज करेगा, इज इक्वल टू, अब आ गया ऊपर, बाहर, बाहर हवा है, तो हवा का प्रेशर क्या आएगा, पी नॉट। तो पी नॉट से पी नॉट कट गया, इससे एच की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 2T/R रो जी। बट इस आर और इस स्मॉल आर में रिलेशन निकालना पड़ेगा। ये आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्फीयरिकल सरफेस का, और ये आर किसका रेडियस है, इस सिलिंड्रिकल कैपिलरी का रेडियस है। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास से, एक सेकेंड देखो, तो इस वाले पार्ट को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो तुमको कैसा नजर आएगा, ये वाला पार्ट मैग्नीफाइंग ग्लास से, वो तुमको ऐसा नजर आएगा, एक बड़ा सा इस तरीके से, और इस पे सरफेस मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओ ना, तो तुम्हें ऐसा नजर आएगा इस तरीके से। और ये स्फीयर है, ये स्फेरिकल पार्ट है, ऐसा इस तरीके से सरफेस होगा। अब मुझे पता है कि किसी स्फीयर के किसी सरफेस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो कहां से पास करता है, सेंटर से। मतलब अगर तुम इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करो, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करो, ऐसे, ये अगर 90 पे ड्रॉ करो, 90 पे, तो सेंटर से पास करेगा। और इसका सेंटर ये जो है ना, इसी लाइन में कहीं होगा, इसी लाइन में, 20 वाली लाइन में, तो ये सेंटर होगा, कैपिटल सी। ये सेंटर नहीं है क्योंकि हेमीस्फीयर थोड़ी है। अगर ये हेमीस्फीयर होता तब सेंटर बोलते, ये हेमीस्फीयर नहीं है, स्फीयर है ना, ये बड़ा सा इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला। तो जब इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ऐसे, तो सेंटर से नहीं पास करेगा, तो ये इसी के सामने होगा यहाँ पे। तो तुमने इसी डायग्राम के यहाँ पे बनाया है। आप देखो ये एंगल क्या है, दिस इज द कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, लिक्विड है ना, तो ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, दिस इज द थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल इज थीटा। तो मुझे बताओ अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या आएगा, ये भी थीटा आएगा। कैसे थीटा आएगा, देखो भाई, ये थीटा है और ये पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 है, 90, तो ये बनेगा 90 - थीटा, और ये नॉर्मल है, इस सरफेस पे नॉर्मल है, तो भी क्या आएगा, थीटा।
मतलब ऐसे है कि अगर ये थीटा है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, और ये नॉर्मल है इस सरफेस पे, स्फीयर के इस सरफेस पे ये नॉर्मल है तो थीटा बनेगा। और ये जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है। इस सेंटर से इस पॉइंट की बीच की दूरी, ये रेडियस आर होगा, ये भी आर के बराबर होगा, ये भी आर के बराबर होगा। और ये जो दूरी है स्मॉल आर है, स्मॉल आर, देखो ये जो स्मॉल आर है वो ये दूरी स्मॉल आर है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, स्मॉल आर है, डिवाइड बाई कैपिटल आर। यहां से कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर अपॉन cos थीटा। अब इस आर को उठा के तुम यहां पेश कर दो, इससे h की वैल्यू आ जाएगी दिस इज 2t अपॉन, और जब इसमें यहां रखोगे तो cos ऊपर चला जाएगा ना, तो 2t cos थीटा अपॉन स्मॉल आर रो जी। ये बन गया फॉर्मूला, जहां पे तुम ये बोलोगे कि आर क्या, ए आर सिलेंडर का रेडियस है, ये सिलेंडर का रेडियस है, रो इस लिक्विड की डेंसिटी है, इसमें लिख लो वेयर, और ये फॉर्मूला किससे वैलिड है, ओनली ऑन सिलिंड्रिकल कैपिलरी, सिलिंड्रिकल कैपिलरी। तो लिखोगे h बराबर 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, लिखना वेयर, और h क्या है, कैपिलरी राइज है, वेयर t इज सरफेस टेंशन, थीटा इज कांटेक्ट एंगल, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी है। अच्छा, इसको बेटर फॉर्मूला बनाते हैं, जी इफेक्टिव लिख लेते हैं, जी इफेक्टिव, इसे लिफ्ट में होता है तो जी की रिप्लेस बाय जी इफेक्टिव। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, रटना है, सिलिंडर कैपिलरी, ठीक है। ओके, अब इस पे बेस करके कुछ सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, एक और बात, अगर ये थीटा एक्यूट है, अगर ये थीटा एक्यूट एंगल है तो कॉस पॉजिटिव आएगा, तो एच पॉजिटिव हो गया, तो राइज ऊपर कर होगा। और थीटा अगर ऑब्ट्यूस एंगल आ गया, जैसे मर्करी केस में आया था ऑब्ट्यूस एंगल, तो कॉस ऑब्ट्यूस नेगेटिव होता है, एच नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब इस सरफेस से वो नीचे आ जाएगा, इतना ही हाइट पे, फॉर्मूला यही लगेगा। तो एच नेगेटिव आएगा, मतलब इस फ्री सरफेस से नीचे, एच पॉजिटिव इस फ्री सरफेस से ऊपर। इस फॉर्मूले को याद करना है। अब ये जो थीटा होता है इसमें अलग से हम ध्यान रखेंगे, अगर ये पानी है और ये ग्लास का सिलेंडर है, वाटर और ग्लास का सिलेंडर है, वाटर प्लस ग्लास के केस में थीटा की वैल्यू आती है 0 डिग्री, ये ध्यान रखना है तुमको। दूसरा, अगर ये मरकरी है, मरकरी और ये ग्लास का है, मरकरी और ग्लास सिलेंडर है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू आती है 90 में 45 जोड़ दो, 135 डिग्री आता है। तीसरा, अगर ये वाटर है और ये सिल्वर का ग्लास है, जैसे मान लो तुम्हारे घर में बहुत पैसा था तो तुमने सिल्वर का सिलेंडर ले लिया, एक्सपेरिमेंट करना था, सिल्वर का सिलेंडर ले लिया, तो उसमें कैपिलरी राइज नहीं करता, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 आता है। तो इस चीज को भी तुम्हें याद करना होगा, अलग से याद कर लेना। ये और ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जब वाटर ग्लास दूंगा तो थीटा 0 प्लेस कर देना, जब मरकरी ग्लास रखूंगा तो 135 प्लेस करना, वाटर सिल्वर पे थीटा 90 प्लेस करना, cos 90 इज 0, एच 0, मतलब अगर ये सिल्वर का बना हुआ है और उसमें अगर पानी है तो राइज नहीं करेगा, उसी लेवल पर बना रहेगा। ओके, और इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। अब एक काम करो, मीटिंग को तुरंत दोबारा ज्वाइन कर लो, एक इसी मीटिंग में सब खत्म हो जाएगा। देखो, एक तो क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड होगा कि दे देगा कैपिलरी है, उसका रेडियस दे देगा, ठीक है। उसके बाद तुमसे पूछेगा कि सरफेस टेंशन इतना है, कांटेक्ट एंगल इतना है, बताइए कितना हाइट रीच करेगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं तो तुम उसको उसी तरीके से वैल्यू प्लेस करना, आंसर आ जाएगा, तो उसे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिलरी का डायमीटर दे देगा, ठीक है, रेडियस निकाल लेना, कांटेक्ट एंगल,
सब आ जाएगा। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ये कैपिलरी है, कैपिलरी ऑफ diameter 2 centimeters makes contact angle 60 degree. If surface tension T is 0.1 milli Newton per meter, then finds, पहला क्वेश्चन कैपिलरी राइज, दूसरा क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फ्री सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फ्री सरफेस, कर्वेचर ऑफ फ्री सरफेस। ठीक है, गिवन दैट डेंसिटी इज 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। बस क्या करना, फॉर्मूला में रखोगे पहले, एच और क्या होता है 2t cos थीटा डिवाइड बाई r rho g, वैल्यू प्लेस कर दो। 2t कितना है 0.1 मिली है, 10⁻³ मिली न्यूटन पर मीटर है ये। थीटा cos 60 डिग्री डिवाइड बाई r rho g, r कितना है और डायमीटर 2 सेंटीमीटर, रेडियस क्या आएगा 1 सेंटीमीटर, 10⁻²। रो वाटर की डेंसिटी 10⁻³ इंटू 10। अच्छा cos 60 1/2 इसे कैंसिल आउट करेगा, और यहां से देखो ये 3 1 4 है ना, तो ये 4 का मतलब 2, तो +2 आएगा, +2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁵ मीटर। मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर आएगा ये 0.1 इंटू 10⁻⁻, मिलीमीटर बता रहा हूँ तो -2 मिलीमीटर, तो 10⁻³ मिलीमीटर आ गया। देख लो ना कितना कम राइज है, जब 2 सेंटीमीटर का रख रहा है मरकरी और रेडियस का, तो ये कितना कम रेडियस का होता होगा ताकि मतलब कुछ सिग्निफिकेंट राइज दिखे। इसीलिए कैपिलरी के जो डायमीटर्स होते हैं बहुत ही कम रखे जाते हैं ताकि उसमें राइज करे लिक्विड और हमें दिख सके। और इसके एक्सपेरिमेंट कितने डिफिकल्ट होते हैं कॉन्टैक्ट एंगल निकालने के। ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फ्री सरफेस। तो अब उस फ्री सरफेस को आप ऐसे बनाओगे इस तरीके से जैसे मैंने बनाया था, और इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सेंटर से पास करेगा। ये वाला एंगल थीटा आया था ना, अगर ये एंगल थीटा था 60 डिग्री तो भी क्या आएगा 60 डिग्री। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये स्मॉल आर है, तो क्या लिखोगे cos 60 डिग्री इज इक्वल टू r अपान कैपिटल आर, इट इज 1/2, और r निकालना है तो r की वैल्यू क्या आएगी ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। ये तो डायमीटर के बराबर आ गया, इट इज 2 सेंटीमीटर। तो आंसर है दोस्तों, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये है इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ कैपिलरी। इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ कैपिलरी, इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ कैपिलरी। इसका मतलब होता है कि मान लो तुमने कैलकुलेट किया, जैसे देखो यही होता, यही क्वेश्चन दिया गया होता और क्वेश्चन में कहा था कि जो सरफेस टेंशन है, इसी में कोई कहा था कि सरफेस टेंशन 0.1 मिली नहीं है, ये कुछ 100 न्यूटन पर मीटर दिया होता। मान लो दिया होता 100 न्यूटन पर मीटर, और कैपिलरी जो तुम्हारे पास थी उसकी हाइट सपोज करो 20 मीटर होती,
20 मीटर की हाइट होती कैपिलरी की तुम्हारे पास, इतने की तुम कैपिलरी अपने पास रखे होते, 20 मीटर हाइट की कैपिलरी रखे होते, और सरफेस टेंशन मान लो उसका होता 100 के बराबर। अब उसको तुमने क्या किया, उठा के पानी में डाला। तो जब ये फॉर्मूला लगाते तो तुम यहां पे क्या लिखते, यहां पे लिखते 100, यहां पे लिखते 100, तो ये कितना आता देखो, तो cos 60 से कट करता, ये 100 है, ठीक है, तो ये 3 1 4 बनाते, प्लस कितना आता, +2 आता, मतलब 1 मीटर आ जाता ना, 1 मीटर आ जाता, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आती है 1 मीटर, सपोज करो, तब तो ठीक है 20 मीटर से कम है। लेकिन मान लो ये 20 मीटर की हाइट नहीं होती तुम्हारे पास, सिर्फ 50 सेंटीमीटर के तुम कैपिलरी लिए होते, तुमने कैपिलरी सिर्फ 50 सेंटीमीटर का लिया, 50 सेंटीमीटर का, 0.5 मीटर का, उसको पानी में टच कराया और आ गया 1 मीटर कैलकुलेशन में। तो क्या पानी बाहर निकल जाएगा क्या, 50 सेंटीमीटर मतलब इतना होगा करीब, अगर इतना है तो 15 सेंटीमीटर इतना होता है यार, तो दिख ही नहीं पाएगा ना, तो दिखा देता, इतना है 50 सेंटीमीटर मान लो, और कैलकुलेट कर रहे हो फॉर्मूला में तो आ गया 1 मीटर, तो क्या पानी बाहर गिरने लगेगा क्या। अगर ऐसा हो जाए तो मैं पता क्या करूं, 50 मीटर के कई सारे पाइप ऐसे एक पास रख दूं, ठीक है, पानी में, और डाइनिंग टेबल पे रख दूं, डाइनिंग टेबल पे, और ऐसे पानी से गिरता रहे, हल्का सा मैं बेंड करा दूं ताकि पानी ऐसे गिरता रहे, तो बिजली उजली लगेगी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं लगेगा, और आराम से इन्फानाइट टाइम तक पानी ऐसे गिरता रहे, उसी टब में जाएगा, फिर टब पानी उठा के, एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम ऐसे रख दो और ऐसा होता रहे, ये हो ही नहीं सकता, संभव है। इसको मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हो गया, इस फॉर्मूले से आना था 1 मीटर, था 50 मीटर, मतलब जब पानी है ना इससे चढ़ना शुरू किया, तो चढ़ते चढ़ते जब इस लेवल पे आया ना, टॉप लेवल पे, तो निकल नहीं पाता है, तो ऐसा क्या हुआ कि नहीं निकल पाया, तो ऐसा ये हुआ होगा, उसमें बताता हूं। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें जो थीटा, ये थीटा चेंज होता है, थीटा 60 डिग्री थी, कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री थी, लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही ये इस टॉप पे आएगा, इस टॉप पे आएगा, तो पानी पहले थीटा 60 डिग्री तो ऐसे था, देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो पानी का लेवल इस तरीके से ऐसे है, टॉप पे ऐसे है, तो अगर इनसफिशिएंट लेंथ है तो ये जो लेवल होता है ना, जब इससे पानी धक्का मारता है, तो जो बीच में से दबा होता है ना, दबा वो ऐसे उठने लगता है, ऐसे उठने लगेगा, ऐसे ऐसे नीचे से उठ गया, ऐसे उठता है, ऐसे मतलब ऐसा फ्लैट सरफेस बनने लगता है, ऐसा बनने लगा, सही बात है भाई, ऐसे है तो पानी धक्का मारेगा तो जो नीचे को कर्वेचर है, ऐसे नीचे को दबा हुआ है, वो पार्ट ऊपर को उठेगा नहीं, ऐसे उठने की कोशिश करेगा, तो उठने की कोशिश करेगा तो ये कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ जाएगा, देखो पहले क्या था, पहले ऐसे था, तो पहले कॉन्टैक्ट एंगल ये था ना, ये एंगल था, ये एंगल था, जब ऐसे उठेगा, ऐसे होगा, ऐसे, तो कॉन्टैक्ट एंगल वर्टिकल से बढ़ गया ना, एंगल बढ़ गया, थीटा बढ़ जाता है। तो उस केस में अगर थीटा बढ़ गया तो कॉस्ट है ना, कॉस्ट वो तो घट गया, और कॉस्ट घट के ये तब तक घटता है कॉस्ट की वैल्यू जब तक ये एच कितना अटेंड ना कर ले, 50 अटेंड ना कर ले, 50, तो जो पहले 1 मीटर आ रहा था अब वो 0.5 मीटर पे जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और कॉस थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, घटते घटते ऐसी वैल्यू अटेंड कर ही लेगा कि इस पर पहुंच जाए, क्योंकि भाई थीटा अगर 90 अटेंड कर लिया, अगर ये सरफेस फ्लैट हो गया, फ्लैट एकदम बराबर हो गया ऐसे, तो एंगल 90 आ गया, 90, तो कॉस 90 तो जीरो होता है, तो वैल्यू जीरो बन गया, एच जीरो थोड़ी था, कुछ ना कुछ तो तुम लिए ही थे, ऊपर कर आ गया। तो सब में बस एक ही चीज होती है, ये थीटा अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है ताकि वो उस लेंथ को अटेंड कर दे जिस लेंथ की कैपिलरी है। इसका मतलब अगर इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ कैपिलरी है तो उस केस में वाटर का राइज पूरा कैपिलरी तक होगा, या जो भी लिक्विड होगा उसका राइज पूरी लेंथ ऑफ कैपिलरी तक होगी, एंड इस सिचुएशन में कैपिलरी का जो कांटेक्ट एंगल है लिक्विड के साथ चेंज हो जाएगी, वो इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करके उस लेंथ के बराबर पहुंचा देगी, इतनी वैल्यू अटेंड करेगी ताकि कैपिलरी का राइज कैपिलरी के लेंथ के बराबर आ जाए। तो इस स्टेटमेंट को नोट करो तो कि इफ लिखना, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन, if calculated value is greater than given length of capillary, given length of capillary
then water rises to full length of capillary, पूरे लेंथ तक राइज कर जाता है, फुल लेंथ. Then water या liquid rises to full length of capillary and change contact angle. And change contact angle. And change contact angle to calculation of capillary rise equal to length of capillary. मतलब कैपिलरी में राइज तब तक होता है जब तक कि पूरा पूरा लेंथ कवर ना कर जाए, और उस समय कैपिलरी का जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो अपनी वैल्यू को चेंज करता है इस तरीके से ताकि जो राइज आ रहा है, जो फुल लेंथ है, वो उस फॉर्मूले से फिट बैठ जाए, उस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाए, वो थीटा अटेंड कर लेता है. जैसे इस प्रीवियस क्वेश्चन में आता है. इस क्वेश्चन में मैं एक चेंज करने जा रहा हूं. ठीक है, अभी टाइम है. देखो कह रहा है कि कैपिलरी ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर मेक कॉन्टैक्ट एंगल्स, मेक मत लिखो इसको, कैपिलरी ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर and contact angle theta 60 degree. If surface tension is 100 Newton per meter, then find the height, capillary rise, radius of curvature of free surface, new contact angle, density दिया गया और कैपिलरी का लेंथ दिया गया. तो फॉर्मूला सबसे पहले तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, h बराबर 2t cos थीटा अपान r रो जी. तो 2t कितना है 100, थीटा कितना है 60 डिग्री, cos 60, r कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर है तो मीटर बदल लिया. रो कितना है डेंसिटी 10⁻³ इंटू जी, तो ये 1/2, इससे क्या आएगा 3 1 4, ये 1 मीटर आ गया, 1 मीटर आ गया. अब लेंथ ऑफ कैपिलरी कितना है 50 सेंटीमीटर है, मतलब 0.5 मीटर है. तो मैंने ये पाया कि जो h है HL से ज्यादा आ गया, 1 मीटर इससे ज्यादा आ गया. इसका मतलब कैपिलरी इनसफिशिएंट लेंथ की है, मतलब इनसफिशिएंट है. अगर इनसफिशिएंट है इसका मतलब जो हाइट राइज होगा वो कितना होगा, सिर्फ 0.5 के बराबर होगा, फुल लेंथ हो जाएगा. सेकेंड के पहले थर्ड क्वेश्चन पहले करते हैं. न्यू कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल, तो क्या करेंगे इस h की जगह पे अब 0.5 लिखेंगे. अटेंड 0.5 हो गया ना, तो इसी फॉर्मूला यूज करेंगे, बट h पे 0.5 लिखेंगे. 0.5 टू सरफेस टेंशन चेंज नहीं होगा, उसको 100 ही रहने दो. बट अब की बार थीटा चेंज होगा तो कॉस थीटा बदलेगा, आर वही रहेगा, कैपिलरी का डायमीटर थोड़ी बदलेगा. 1 सेंटीमीटर, डेंसिटी रो वाटर की वही रहेगी जी, इतना. सिंप्लीफाई करेंगे इसे से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 1/4, क्योंकि ये बनेगा 100 साइड कटेगा, ये 1/2, 2 इधर तो 1/4, तो ये बन गया इतना. तो कॉस थीटा इतना बन गया, कॉन्टैक्ट एंगल मिल गया. नया कॉन्टैक्ट एंगल अब ये हो गया जो कि 60 डिग्री से ज्यादा होगा. क्यों भाई, कॉस 60 1/2 होता है, ये तो 1/2 से कम है ना, अब कम है तो एंगल कॉस जब बढ़ता है तो वैल्यू घटती है, इसके तो थीटा 60 से ज्यादा रहा होगा. सही बात रहेगा, तभी तो ये ऐसे दबेगा.
सेकेंड। अब इसका यूज करेंगे, तो जैसा मैं बताया था तुम्हें, इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये एंगल थीटा होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये स्मॉल आर होता है। तो कॉस का कितना है 1/4 इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू स्मॉल आर आएगी। स्मॉल आर 1 सेंटीमीटर है ना, तो बोलो क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। बढ़ गई कर्वेचर, बढ़ना ही चाहिए था। जब ऐसे है तो रेडियस कम है, देखो कम कम बेंड दिख रहा है कम, जब ऐसे होगा तो रेडियस देखो बढ़ गया, बढ़ गया। तो दिस इज आंसर। तो इनसफिशिएंट लेंथ पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो तुम इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करना। एक और सीख देखो, ये क्या था, सर एक मिनट पेज पीछे कर दीजिए। स्लाइड पीछे। अगला, अगली हेडिंग है फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग कैपिलरी। कैपिलरी, एक कैपिलरी एक लिफ्ट में और लिफ्ट कट कर दिया गया और फ्री फॉल कर रहा है, या कैपिलरी इन सैटेलाइट। कैपिलरी इन सैटेलाइट। सैटेलाइट, तो कैपिलरी सैटेलाइट में हो या कैपिलरी फ्री फॉल कर रही हो, जी इफेक्टिव 0 होता है। फ्री फॉल का जी इफेक्टिव 0 होगा, जी माइनस जी। और सैटेलाइट में भी ना वेटलेसनेस महसूस होती है, पता है क्यों, बिकॉज ऑफ जी इफेक्टिव इज 0। तो सैटेलाइट में रहो तुम या कैपिलरी को पानी को हवा में ऐसे छोड़ दो गिरने लगा, या लिफ्ट के अंदर तुम बैठे हो कैपिलरी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी ने कट मार दिया ऊपर लिफ्ट का तार, तो तुम फ्री फॉल करने लगे, तो उसका जी इफेक्टिव 0 रहेगा, जी माइनस जी इज 0। फॉर्मूला में देखो क्या आएगा, एच बराबर क्या आएगा 2t cos थीटा अपान आर रो जी। आर रो जी फैक्टर, जी इफेक्टिव 0 आ गया, तो एच की वैल्यू क्या आ गई इनफाइनाइट आ गई ना। नीचे अगर 0 आ गया तो एच इनफाइनाइट आ गया, एच इनफाइनाइट आ गया। मतलब अगर कैपिलरी का लेंथ कुछ भी होगा तो इनफाइनाइट समय से एच एल से ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि कैपिलरी इनसफिशिएंट लेंथ की होगी फ्री फॉल के टाइम पे, तो वाटर क्या बाहर निकलेगा ना, वाटर एक बार फिर उस लेवल को अटेंड कर लेगा, फुल लेंथ अटेंड कर लेगा। तो जो राइज होगा, जो राइज होगा वो पूरा एच एल तक होगा। तो अगर ये कैपिलरी है ना, ये कैपिलरी इतने लेंथ की है, तो जो पानी की राइज थी, अगर इसमें तुम वाटर रखोगे, वाटर अब पूरा फ्री फॉल कर रहा है जी से, तो ये पूरा का पूरा लेंथ वाटर अटेंड कर लेगा, ऐसे ऐसे अटेंड कर लेगा, ऐसे पूरा फुल लेंथ अटेंड करेगा। और ये जो एंगल आता है, दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री। अभी 90 पे एडजस्ट कैसे होगा देखो भाई, देखो 90 पे कैसे अटेंड कर आ जाएगा ये एच की वैल्यू, ये जी इफेक्टिव 0 है ना, तो 0 की इधर भेजो, तो क्या बन गया एच एस, तो कुछ ना कुछ एच एच एल है ना, तो आप लिखेंगे एच एल बराबर 2t cos थीटा, और ये 0 आ गया ना, तो 0 की इधर भेज दो तो बन गया 0 इक्वल्स टू 2t cos थीटा। 2t तो 0 नहीं होगा, तो cos थीटा 0, इसका मतलब थीटा क्या आ गया 90 डिग्री। तो कॉन्टैक्ट एंगल बिकम्स 90 डिग्री। तो फ्री फॉल के टाइम पे तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि चाहे वो सैटेलाइट में हो चाहे कहीं भी हो, और कॉन्टैक्ट एंगल थीटा बिकम्स 90 डिग्री और कैपिलरी राइज बिकम्स एच बराबर एच एल। तो इसको अलग से कॉपी कर लोगे और इसको ध्यान रखोगे, ठीक। ये है, इसमें वाटर है, इसमें एक सरफेस मैंने ऐसे बना लिया इस तरीके से, और एक सरफेस ऐसे है, इसमें लिक्विड राइज करके ऐसे तक पहुंचेगा, ऐसे पहुंचेगा। अभी जो बनाया था ना सिलेंडर पार्ट, उसका था ये, रुको इसको दोबारा बनाता हूं। देखो ये मतलब दो प्लेट तुमने क्या किया, एक प्लेट ऐसा एक और प्लेट ऐसा, बीच में गैप है डी का, जो बीच का गैप है इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप है वो डी के बराबर है, बी का गैप डी के बराबर है। तो इस तरीके से दोनों के बीच गैप डी है, तुमने पानी में डाल दिया, अब पानी इसमें राइज करेगा
तो राइज करेगा तो देखो इस बीच में सिलेंडर बनेगा ऐसा, पानी का लेवल ऐसा हो जाएगा ऐसा, तो यहाँ पे एक सिलिंडर राइज बनेगा, सिलिंडर राइज। ठीक है, पूछा है कि अगर डेंसिटी रो है पानी की, ठीक है, डायमीटर डी है, सरफेस टेंशन टी है, तो फाइंड राइज, राइज कैलकुलेट करना है। फिर वही काम करेंगे, देखो यहां का प्रेशर, कॉन्टेक्ट एंगल गिवन थीटा इज 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, कॉन्टेक्ट एंगल इज 0 डिग्री, मतलब ये 0 डिग्री आ रहा है, या मत मानो 0, थीटा ही मानो, क्या फर्क पड़ता है। गिवन थीटा, कॉन्टेक्ट एंगल इज थीटा, कॉन्टेक्ट एंगल थीटा। देखो यहां का प्रेशर क्या है, पी नॉट, तो तुम पी नॉट लिखोगे, पी नॉट यहाँ का, फिर एच हाइट ऊपर जाओगे तो प्रेशर ड्रॉप करेगा ना, कितना, माइनस एच रो जी, कॉन्केविटी ऊपर है, कॉन्केविटी ऊपर है ना, तो ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा, इससे कितना ज्यादा होगा, लेकिन ये सिलिंडर सरफेस है तो आता है टी अपन आर, याद करो टी अपन आर आएगा, जहां आर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा इस कर्व सरफेस का, टी अपन आर आ गया ऊपर, ऊपर का प्रेशर पी नॉट हो गया, तो पी नॉट से पी नॉट कट गया, इससे एच की वैल्यू क्या आ गई, टी अपान आर रो जी आ गया। अब आर को डी के टर्म में रखना पड़ेगा, तो फिर इसको तुम देखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास से तो तुम्हें ऐसे ही दिखेगा, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और ये वाला कॉन्टेक्ट एंगल अगेन थीटा बनेगा, और ये बनेगा रेडियस स्मॉल आर, तो इसमें लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये जो दूरी बनेगी ये डी बाई टू बनेगी, भाई ये डी है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डी बाई टू बनेगी, तो डी बाई टू डिवाइड बाई स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई, इसको इधर भेजो तो बनेगा डी अपान टू कॉस थीटा, उठा के यहाँ पे रख दो तो इससे एच की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2t cos थीटा अपान डी रो जी, एंड दिस इज आंसर्स। तो जब भी क्वेश्चन देगा तो उससे कैपिलरी में कितना वाटर राइज करेगा, तो प्रेशर मेथड यूज करना, प्रेशर मेथड अंडरलाइन है, प्रेशर मेथड। तो एक स्टेटमेंट नोट करो, बहुत काम आएगा, कि टू फाइंड कैपिलरी राइज टेक द हेल्प ऑफ प्रेशर मेथड, प्रेशर मेथड के साथ हम लोग कैपिलरी राइज निकालेंगे। ठीक है, कॉपी करो। देखो हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, बस क्वेश्चन सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिलेंडर है हमारे पास, लेकिन ये जो सिलेंडर है ना, ये इस तरीके का सिलेंडर है, ऐसा है, ऐसा सिलेंडर है, इसमें क्या है कि ये एक कैपिलरी है, लेकिन ये ना एक ऐसा सिलेंडर है जो बीच में सॉलिड है, मतलब इस तरीके से सिलेंडर है ये, इस तरीके से देख सकते हो, अगर ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से क्रॉस सेक्शन देखोगे तो तुम्हें ऐसा नजर आएगा, ऐसा, मतलब पानी ना इस डॉट में ऊपर को राइज करेगा, इस डॉट में ऊपर को राइज करेगा इसमें, जिसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। तो पूछ रहा फाइंड कैपिलरी राइज, फाइंड राइज। तो जब अब ये पूरा ये सॉलिड मटेरियल, तो पानी इस बीच में राइज करेगा, इस बीच में, वही राइज में यहां दिखा रहा हूं इसे, ये राइज करेगा। फिर तुम प्रेशर मेथड यूज करोगे, यहां का प्रेशर क्या लिखोगे, पी नॉट, ये हाइट मान लो h है, तो यहां तक जाओगे तो प्रेशर घटेगा ना, ऊपर जाने पे एच रो जी घटेगा, एच रो जी, और ऊपर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्केविटी ऊपर की ओर है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, कितना, 2t अपान r, कर्वेचर का रेडियस, इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट कट गया, इससे h की वैल्यू क्या आ गई, अगेन 2t अपान r रो जी आ गई। अब r निकालना पड़ेगा, तो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो बनेगा तुम्हें इस तरीके से, ऐसे बनेगा, मतलब इस तरीके की सरफेस है, ऐसा सरफेस है, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर तो सेंटर से पास करेगा, इसको आगे कर बढ़ा दो, ये कहलाता है कॉन्टेक्ट एंगल थीटा कहलाता है, जो कि आपकी बार 0 डिग्री है, कोई बात नहीं,
अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r है वो इसका आधा हो गया ना। अगर थीटा 0 हो गया, इसका मतलब ये यहां पे आ गया ना, तो ये जो r होना चाहिए, ये दूरी होनी चाहिए, ये कागज देखो, ये इसके बीच की दूरी, इसके और इसकी बीच की दूरी, ये है r1 माइनस r2 का आधा होगा। ये जो दूरी होगी ना, ये दूरी अगर कायदे से तो ये दूरी होगी r1 माइनस r2। भाई इसके इसकी बीच में r1 माइनस r2 होगा ना, तो r1 माइनस r2 उसी का आधा है ये दूरी। तो r उठा के यहाँ प्लेस कर दो। अच्छा ये 2t अपान r नहीं होगा, ये हम लोग गलत कर रहे हैं, ये बनेगा t अपान r बनेगा, ये बनेगा t अपान r। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है सिलेंडर नहीं है, कागज देखो ये इस तरीके का सरफेस है जो ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, मतलब एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसको किसी ने ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया। जो पानी का राइज है इसमें, ये जो पानी का राइज है इसमें वो सिलेंडर सरफेस है, ऐसा ही सिलेंडर है, ऐसा ही सिलेंडर है, लेकिन इस सिलेंडर को किसी ने ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया ऐसे। तो सिलिंडर सरफेस पे टी अपान आर होता है, टी अपान आर, तो बनेगा टी अपान आर, तो बनेगा यही, और आर बनेगा r1 माइनस r2 2, उठा के प्रेस कर दो तो बनेगा ट्वाइस ऑफ टी अपान r1 माइनस r2 रो इंटू जी, एंड दिस इज आंसर। डाउट है? पूछो, कॉपी कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है, और ये आया था जेई एडवांस में, वो इस तरीके से आया था, उन्होंने ऐसे दिया था, शायद पीछे कर दीजिए। देखो आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आवाज कट रही है। तो इसमें क्या था, अच्छा ये मैं बता रहा था तुमको कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला लिखवाया गया था, कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, जो भी उसमें ये इसके लिए जरूरी कि कैपिलरी राइज जो सिलेंडर हो वो ऐसे ही हो, वो अगर ऐसे बेंड हो ना ऐसे भी हो, लेकिन बशर्ते सिलेंडर होना चाहिए, यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस बनना चाहिए। तो चाहे तुम इसको ऐसे रखो, चाहे इसको ऐसे रखो, या इसको बेंड कर दो ऐसे। जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला में एच आता है, एच वो वही आता है जो उधर था, तो ये एकदम हाइट सेम आती है, ये हाइट एकदम सेम आती है राइज, इसको ध्यान रखोगे तो ये राइज हमेशा सेम आती है, फॉर्मूला वही बनता है एच वाला फॉर्मूला। और यहाँ पे अगर ऐसे आ रहा है तो ये वाला एंगल थीटा है, ये ऐसे बन रहा है तो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, एकदम सेम फॉर्मूला से रहेगा। और वर्टिकल हाइट आती है, इंक्लाइन हाइट नहीं आती है, वर्टिकल हाइट आती है, वो सबके लिए सेम आता है, इसे तुम्हें ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक सिलिंड्रिकल कैपिलरी है, कोनिकल कैपिलरी है ऐसे पानी में, जिसका सेमी एपेक्स एंगल अल्फा के बराबर है, सेमी एपेक्स एंगल अल्फा के बराबर है। पानी इसमें h हाइट तक राइज कर रहा है, जहां पे पानी पहुंचा हुआ है वहां का रेडियस स्मॉल r के बराबर है, सरफेस डेंसिटी रो है, पूछा था h की वैल्यू बताइए। फिर वही मेथड लगाएंगे, यहाँ का प्रेशर P0 लिखेंगे, P0 लिखेंगे, फिर यहां से यहां तक आएंगे तो प्रेशर घटेगा, माइनस h रो जी लिखेंगे। फिर जस्ट ऊपर प्रेशर इंक्रीज है कॉन्केटिव पर कितना, 2t अपान रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल। और ये सिलिंड्रिकल है, ध्यान रखना, ये पूरा सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो कौन है, तो जहां पानी पहुंचा होगा वहां पे पानी देखो स्फेरिकल बना होगा, 2t अपान r। अब आ गया जस्ट ऊपर प्रेशर इज P0, कैंसिल आउट हो गया, h की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 2t अपान r रो जी। अब r निकालने के लिए फिर हम यहाँ का मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, तो मैग्नीफाइंग ग्लास देखो तो ऐसे बनेगा, फिर इस पे तुम क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, तो इससे पास करेगा, तो ये रेडियस स्मॉल r बन गया, ये कैपिटल R। अब ये वाला एंगल निकालेंगे तब आंसर आएगा, तो इसको आगे पर बढ़ा दो, ऐसे आगे पर बढ़ा दो। ये वाला एंगल किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है, और ये वाला एंगल पूरा बीटा है, सॉरी ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा, मतलब ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है ना, तो ये एंगल निकालना पड़ेगा मुझे, तो इस एंगल को अल्फा मान लो, ये अल्फा बनेगा, तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा। और अगर ये थीटा है तो ये बीच का जो एंगल बनेगा ये वाला, ये बनेगा 90 माइनस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। और ये सरफेस पे, इस सरफेस पे, पानी की सरफेस पे ये 90 है, तो कोई पूछे ये एंगल कितना बनेगा,
तो दिस एंगल इज 90 में से 1 घटा देंगे तो बनेगा अल्फा प्लस थीटा। तो दिस एंगल इज अल्फा प्लस थीटा, तो कॉस अल्फा प्लस थीटा बराबर लिखोगे आर अपॉन कैपिटल आर। अब यहां से कैपिटल आर उठा के प्लेस करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 1 मिनट